आखिरकार क्यों आजादी के 7 दशक के बाद भी बिहार के सिर से नहीं हटा लेबर स्टेट का तमगा? कोई भूमिका नहीं, सीधा सवाल, और सवाल भी तीखा। बिहार में जो प्राइवेटो नौकरी तो लोग के बच्चा क्या के खेते, दिल्ली पंजाब तो नहीं जेते। हमरा आर के यह न कहना है, सरकारी नौकरी नहीं दे, प्राइवेटो नौकरी तो दे। लालू जी के साथ क्यों रहेंगे? क्यों रहेंगे? आज 25 साल में हम लोग बिहार में क्या कर दिए जो हम लोग उनके नाम पे उनको वोट दें? ना कोनो फैक्ट्री लिया है, ना कोनो रोजगार लिया है। हम फिर भी आज भी तो दूसरे स्टेट का गुलाम है। सबसे ज्यादा जन्म स्थान के साथ अगर किसी के साथ भेदभाव हुआ है तो बिहारियों के साथ। बिहार जो बदहाल, उसके लिए किसे जिम्मेदार मानते हो? जिम्मेदार वहां की जनता ही हो सकती है, क्योंकि उन्होंने खुद को नहीं बदला। उनको विकास एक नेता में चाहिए, खुद में नहीं। एक उंगली की ताकत तू समझ ही नहीं पाए कि उंगली की ताकत क्या होती है। 5 साल के लिए आप अपने बच्चों का भविष्य तय कर रहे हैं और आप यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य तय कौन करेगा। हम खाएंगे नहीं भौजाई, हम खाएंगे। तू क्या खाएगा? हम खाएंगे, हम खाएंगे, हम खाएंगे। आखिर आजादी के 7 दशकों के बाद भी पूरी दुनिया में अपनी विराट संस्कृति के लिए सुप्रसिद्ध बिहार आज भी क्यों निर्भरता की पीड़ा से कराह रहा? आखिरकार क्यों आज भी विकास के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं? आखिरकार क्यों आज भी यहाँ के युवा अपनी महत्वाकांक्षाओं का गला घोटने पर बाध्य हैं? आखिर क्यों आज भी युवाओं को रोजगार के लिए अन्य प्रदेशों में जाकर शरण लेना पड़ रहा है? और इन सबके बीच सबसे अहम सवाल की आखिरकार बिहार को ही क्यों पूरे देश में श्रमिक प्रदेश यानी लेबर स्टेट के रूप में जाना जाता है? क्या पूरे देश की मजदूरी का बीड़ा बिहार ने ही उठाया है? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार वे कौन हैं जिन्होंने बिहार को श्रमिक प्रदेश का दर्जा दिलाकर हर बिहारियों के हितों पर कुठारघात करने का दुस्साहस किया है? इस रिपोर्ट में इन्हीं तीखे सवालों को तफसील से जानने का प्रयास करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं अमन कश्यप और आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात बिहार की में। सत्ता बदली, सियासत बदली और सत्ता के दावेदार भी बदले, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला तो वो थी बिहार की बदहाली, बिहार की बदनसीबी, बिहार की दुर्दशा। नेता आए और गए, किसी ने दावे किए तो किसी ने वादे, लेकिन जमीन पर बदहाली के अलावा और कुछ ना दिखा। आज भी यहाँ के धन कुबेर ना तो यहाँ निवेश करने को तैयार हैं और न ही यहाँ के राजनेताओं में बिहार को विकसित करने की दिशा में कोई उत्साह नजर आता। अंग्रेजों के जाने के बाद अगर बिहार की बात करें तो बिहार को बर्बाद करने का काम यहाँ के नेता और जातिवादी सोच के लोगों ने किया। उन्नति और अवनति एक घूमते हुए साइकिल के पहिए की तरह होती है, जो समय के साथ स्थान बदलते रहते हैं। कालांतर में बिहार सबसे समृद्ध राज्य रहा है। नालंदा विश्वविद्यालय की ख्याति पूरे विश्व में थी। समय बदला गया और देखते ही देखते बिहार की स्थिति क्या से क्या हो गई। अगर पुरानी बातों को छोड़ भी दें और पिछले 30-40 वर्षों का अध्ययन करें तो मेरे हिसाब से बिहार की बर्बादी में रफ्तार जगन्नाथ मिश्रा के मुख्यमंत्री काल में पकड़ी है। बाद में लालू जी आ गए और उन्होंने बिहार को पूरी तरीके से रसातल में पहुंचा दिया। बिहार हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक मिनरल संपत्ति जैसे कोयला, लोहा, उर्वरक इत्यादि के बड़े भंडार थे एवं गंडक, गंगा जैसी कई बड़ी नदियां इस राज्य से गुजरती है। बिहार में बेहिसाब मेहनत कश जनशक्ति भी है, परंतु इन सबके बावजूद भी आज बिहार की गिनती अति पिछड़े राज्यों में क्यों होती है? इसका सबसे बड़ा कारण है कि राज्य में फैला हुआ जातिवाद, जहां की जनता जातिवाद सोच के कारण सही राजनीतिक नेतृत्व नहीं चुन पाती, जिसके कारण 1980 से 1990 के दशक में यहां लालू यादव जैसे नेताओं का राज्य करीब 15 साल तक चला। परिणाम स्वरूप यह हुआ कि राज्य का विकास पूरी तरह से रुक गया और जंगल राज के कारण बचे खुचे उद्योग भी यहां से भाग खड़े और यहाँ के युवा सिर्फ सरकारी नौकरी पर निर्भर रह गए। लोग काम के लिए दूसरे राज्यों में पलायन करने लगे। राज्य पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। अब आप कह सकते हैं कि लालू जी का शासनकाल तो 20-25 साल पहले ही समाप्त हो चुका है, तो विकास क्यों नहीं चालू हुआ? कारण आज भी वही है। आज भी यहाँ सरकार जातिवादी सोच से ही बनती है।
नीतीश कुमार को राज्य की कमान पूरी तरह से बदहाली की अवस्था में मिली, तो ऐसी स्थिति में और अधिक बिगड़ने का ठीकरा उनके सर पर फोड़ना ठीक नहीं होगा। परंतु उनकी स्वच्छ छवि को देखते हुए विकास की जो अपेक्षा उनसे की गई, उसमें वे निश्चित ही सफल नहीं हुए। मेरे हिसाब से नीतीश कुमार की असफलता का कारण उनकी अति महत्वाकांक्षी का होना था, जिसके तहत वो कभी बीजेपी तो कभी आरजेडी से अस्थिर संबंध बनाए रखे। दूसरी तरफ भारत के सारे प्रधानमंत्री एवं बिहार के दूरदर्शी नेता पूरी तरीके से जिम्मेदार हैं। विकास कोई एक दिन का परिणाम नहीं। बेहतरीन उपजाऊ वाला प्रदेश आज भी मानसून पर निर्भर करता है। किसी भी प्रधानमंत्री ने बिहार के बारे में नहीं सोचा। कोई बड़ी परियोजना बिहार को नहीं दी गई। हमेशा बिहार के साथ सौतेला व्यवहार होता रहा और आज भी हो रहा है। बिहार के खनिज पदार्थों से पूरे भारत का विकास किया गया, पर बिहार को इसकी किस्मत के भरोसे छोड़ दिया गया और अंत में बिहार से खनिज पदार्थ से भरे क्षेत्रों को बांटकर झारखंड को दे दिया गया। बिहार को सब तरीके से कंगाल कर दिया गया। ऐसे बिहारी नेता भी बिहार को मिले जो कि केवल बिहार को लूटने के लिए ही नेता बने। विकास की स्थिति को देखते हुए बिहार और उत्तर प्रदेश समकक्ष ही कहे जा सकते हैं, परंतु पिछले कुछ वर्षों में कुशल नेतृत्व और इच्छा शक्ति के कारण योगी आदित्यनाथ के राज्य में यूपी ने बिहार को बहुत ही पीछे छोड़ दिया। बाकी हमारी ये निजी सोच थी। हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। बस बिहार में बदलाव हो, बिहार भी विकसित राज्यों में शामिल हो, बिहार से लेबर स्टेट का तमगा हटे, बिहार के युवाओं को रोजगार के लिए बिहार से बाहर भटकने की जरूरत न पड़े और न ही यहाँ के लोग भूखे सोए। बाकी आप लोग ही बताएं कि बिहार के पिछड़ेपन के लिए कौन जिम्मेदार है, राजनेता, नौकरशाह या फिर बिहार के लोग, और कैसे बिहार बदलेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।